बिल्कुल ऐसा पेपर आपको इस साल देखने मिलेगा बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा एमसीक्यूज़ मिलेंगे, 20 एमसीक्यूज़, और उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नए एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। और ऐसे ही अगर आपको मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर लगभग डेली चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करने में कंजूसी तो बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में अपरिमेय संख्या कौन सी है। ठीक है, आपको अपरिमेय संख्या बतानी है। देखो, इसका दशमलव प्रसार शांत है तो ये तो परिमेय है। ठीक है, और ये जो अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 बाहर आके क्या हो जाता है, 2, तो 2 तो नहीं 4। ठीक है, तो 4 एक परिमेय संख्या होती है क्योंकि इसे पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बट्टे में 0 नहीं है। यहाँ देखो आप, अंडर रूट 2 है और 8 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, तो 2 अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, 2 बार गुणा होने पर अंडर रूट हट जाता है, 2 दूनी 4, ये भी वही चीज़ है। और यहाँ है 2 और फिर अंडर रूट 2, परिमित संख्या और अपरिमित संख्या के गुणा होने पर अपरिमेय हो जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, कह रहे हैं बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होगा। ठीक है, बहुपद के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का सूत्र अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए। होता है कि नहीं होता है, यही होता है। अब आप देखो, एक्स स्क्वायर का गुणज ए होता है, एक्स स्क्वायर गुणज 1। ठीक है, और फिर बी क्या होता है आपका, एक्स का गुणज, एक्स का गुणज यहाँ है ही नहीं तो 0, और अचर पद को हम सी कहते हैं, वो है -3। रखो यहाँ पर, बी हमारा है 0, 0 के बट्टे में कुछ भी हो वो होता है 0, तो उत्तर क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाओ, कह रहे हैं किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है, 3n+1 है, तो इसका 8वां पद क्या होगा। देखो भाई, ये n हमें दे रखा है ना, 3n+1, 8वां पद निकालना है, n की जगह पर 8 रख दो, 8वां पद निकालना है। 3×8 = 24, और एक कितना हो गया भाई, 25। तो आपका उत्तर कितना होगा, 25। कहीं 25 दिख रहा है ऑप्शन में, बिल्कुल सही हो जाएगा 25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं साइन ए का मान 1/2 है, तो कॉस ए का मान क्या होगा। तो देखिए, जो कॉस ए होता है, सूत्र होता है, आपने पढ़ा होगा 8.3 प्रश्नावली में, 1 - साइन स्क्वायर ए, ये सूत्र होता है। अब इस सूत्र में मान रखो, तो साइन ए का मान क्या दे रखा है, 1/2, वर्ग है तो वर्ग लगा दिया। अब इसको हल करना है, तो देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो लॉसअप 1 आ गया, 4 × 4, इसके गुणा इसके साथ 1 × 1, तो हल करेंगे, ये आ गया 3/4। 3 का वर्गमूल अंडर रूट 3 ही होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3/2। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, मध्य बिंदु निकालना है। देखो, ये हमारे पास एक रेखा है, इस रेखा का निर्देशांक है 4,5, और ये दे रखा है 6,9, इसके बीचों बीच एक बिंदु P होगा, मध्य बिंदु, इसका निर्देशांक मुझे निकालना है। ठीक है, ये x1 हुआ, ये y1, ये x2, ये y2। तो x निकालने का सूत्र क्या होता है, x1 + x2 बट्टे में 2, और y निकालने का सूत्र होता है y1 + y2 बट्टे में 2। ठीक है, सूत्र में रख दो, x1 कितना है 4, x2 है 6 बट्टे में 2, 6 और 4 10 बट्टे 2, 2 पंजे 10, तो x का मान आ गया 5। ठीक है, फिर y पे आ जाओ, 5 + 9 बट्टे में 2, यानी कि 14/2, 2 7 14, तो y का मान कितना आ गया 7। तो मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, पहले x फिर y, 5,7, 5,7 कहीं दिख रहा है आपको, ये आ जाएगा। ठीक है, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे हैं दो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। देखो, क्षेत्रफलों का अगर अनुपात निकालना होता है ना, तो बस क्या करना होता है, जो भुजा का अनुपात होता है उसका, ये जो भुजा का अनुपात होता है ना, अनुपात का मतलब बट्टे में, उसका वर्ग कर दो, तो 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81, सो आंसर आ जाएगा 16:81। ठीक है, ऑप्शन में देखिए 16:81 कहीं दिख रहा है, चौथा। आराम से बन गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं,
हमसे क्या बोल रहे हैं, यदि समीकरण का एक मूल एक है तो के का मान क्या होगा। तो देखो क्या होता है ना भाई, जो जो मूल होता है, जैसे ये मूल है, एक्स का मान है, ये इस समीकरण को ये संतुष्ट करेगा। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप क्या रखोगे, एक रखोगे यहाँ पर। तो एक्स की जगह पर एक रखो। तो एक का वर्ग एक होता है, के एक कम के। तो एक में से 6 घटाएंगे माइनस के 5, ठीक है। तो माइनस के 5 इस तरह आके क्या हो जाएगा, प्लस के 5। तो के का मान कितना होगा, 5 होगा। ऑप्शन में कहीं 5 दिख रहा है ये। तो ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। कहीं पे भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। आपसे क्या बोल रहे हैं, एक पासे को ना एक बार फेंका जाता है, एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए, पासा मतलब लूडो, ठीक है। पासे पर जो परिणाम होते हैं, प्राप्त परिणाम, वो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कुल परिणाम कितने हमारे पास, 6 हैं। प्रायिकता चैप्टर का प्रश्न है, कुल परिणाम हमारे पास 6 हैं, ठीक है। हमसे क्या बोला, सम संख्या। तो यहाँ पर सम संख्या कितनी है, देखो भाई, 2 4 6। तो सम संख्या कितनी है, 3 है, 1 2 3, ठीक है। तो प्रायिकता निकालनी है हमें, ठीक है ना। प्रायिकता का जो सूत्र होता है, वो सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो संभव परिणाम कितना है हमारे पास, 3। कुल परिणाम कितना है हमारे पास, 6। 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो उत्तर कितना आ जाएगा, 1/2। आप देख रहे हैं मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल में करवा रहा हूँ। क्या 1/2 आपको कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। अगले, ये जो दूसरा प्रश्न है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसे आप काट दीजिए, नए एनसीईआरटी बुक में नहीं है। तो जो नहीं होगा वो मैं कट कर दूंगा, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी अगर b² - 4ac बराबर 0 हो। देखो b² क्या -4ac क्या होता है, विविक्तिकर, इसे d से प्रतित किया था। अगर d का मान 0 होता है, चूंकि d का मान 0 है, तो क्या होगा, मूल वास्तविक और क्या होगा, समान होगा। ये आपका उत्तर होगा, इतना सा लिखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ये सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आएंगे, ठीक है। कह रहे समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा। चौथा प्रश्न है, हमें जो समांतर श्रेणी दे रखी है वो है 2 4 6 8, ऐसा चल रहा है। इसका nवां पद निकालना है। समांतर श्रेणी पहले ही बोल दी है, तो इस समांतर श्रेणी का जो पहला पद है 2 है। सार्वंतर क्या होता है, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दो। तो 4 में से जब 2 घटाएंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। nवां पद निकालना है, nवां पद। nवां पद का सूत्र क्या होता है, a + n - 1 × t, यही होता है। तो a का मान क्या है, 2, n की जगह n ही रहेगा और d की जगह पर 2 है। 2 से अंदर गुणा करोगे 2n - 2, प्लस माइनस कटा तो यहाँ पे आ जाएगा 2n। तो nवां पद क्या होगा, 2n होगा, ठीक है जी, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे बिंदु 3,4 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। पांचवा प्रश्न है, x अक्ष से दूरी बतानी है, ठीक है। सो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ये बिंदु दे रखे हैं, बिंदु हमारे पास क्या है, बिंदु हमारे पास है 3,4, ठीक है। हमें क्या निकालना, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी। दूरी हमेशा प्लस में होती है, अगर ये नेगेटिव में होता तो हम लिखते हैं पॉजिटिव में। x बोला है तो y वाला आंसर होगा, ठीक है। कितना होगा, 4। अगर y अक्ष से बोलता तो x वाला आंसर होता, कितनी होगी, 4 होगी, सिंपल। अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त की परिधि 6 पाई सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं,
एक वृत्त की भी, एक वृत्त में बना लेता हूँ पहले। ये मेरे पास एक वृत्त है, कह रहे दिया क्या है, देखो हमें दिया है परिधि, परिधि दे रखा है 6 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर में। उसकी त्रिज्या क्या होगी, मान लेते हैं कि त्रिज्या r है, जो कि आपको निकालनी है। इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है। सो देखो आप जानते हैं, चूंकि यहाँ कर देते हैं, चूंकि परिधि, परिधि हमें क्या दे रखी है 6 पाई, और परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2 पाई r होता है, और ये 6 पाई है। तो पाई से पाई दोनों तरफ कैंसिल, ये 2 गुणे में इधर की पट्टी में आ गए, 2 3 6, तो r का मान कितना जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना जाएगा 3 सेंटीमीटर। कोई डाउट नहीं होगी, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाइए, कह रहे वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु पर वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। 10वें चैप्टर का प्रश्न है। देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये एक वृत्त है, ठीक है, आपने बाहर क्या बोला, किसी बिंदु से एक बिंदु ले लो, यहाँ से ये बिंदु ले लिया, इस बिंदु का नाम P। इस बिंदु से तुम इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा डाल सकते हो, अधिकतम 2। अधिकतम कितना, 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से ना हम वृत्त पर 2 ही स्पर्श रेखा डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 2। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे हैं आंकड़ों का माध्य क्या होगा। 8वां प्रश्न है, आपको क्या निकालना है, माध्य। ये आपका जो 13वां चैप्टर है उस पर आधारित प्रश्न है। देखो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपको माध्य निकालना है। माध्य में क्या होता है ना, जितने भी आपको दिए गए हैं 4 6 3, ये सबको जोड़ लो। 4 6 3 8 2 7, कितनी संख्या है उससे भाग दे दो, 1 2 3 4 5 6, इससे भाग दे दो। 4 और 6 10, 20 30, 30 बट्टे 6, 6 पंजे 30, तो आंसर कितना जाएगा 5। तो ये आपको आपका माध्य मिल गया, ठीक है। ये सारे प्रश्न बोर्ड में पूछे गए ऑफिशियल क्वेश्चन हैं, जिनको मैं करा रहा हूँ आपको, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब माध्य निकल गया। अगले वाले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है कि भैया माध्यक निकालो। माध्य और माध्यक अलग अलग चीज़ है। तो माध्यक में क्या होता है, आंकड़ों को ना आरोही क्रम में रखना होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आंकड़े पहले से ही आरोही क्रम में हैं। तो यहाँ पर हल में क्या लिखते हैं, आरोही क्रम में रखने पर। अगर नहीं होता है तो रखना पड़ता है। इसमें तो दिया हुआ है, मैक्सिमम में दिया नहीं होगा, आरोही क्रम में रखने पर। तो पहले छोटा उससे बड़ा, छोटे से बड़ा, तो ये छोटे से बड़ा क्रम दे ही रखा है। अब आपको देखना है, माध्यक निकालना है ना, तो देखना सम है या विषम है। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर विषम है तो, क्योंकि विषम है तो n+1/2 पद होता है सूत्र, ठीक है। तो कितने पर 9 है, तो 9 + 1/2, तो ये आ जाएगा 10/2, यानी कि 5वां पद, ठीक है। 5वां पद कौन सा है, तीसरा चौथा 5, 5वां पद है 25। तो माध्यक आपका हो जाएगा 25। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका सम का है तो ये हुआ। अगर विषम होता, अगर विषम, सॉरी ये विषम है तो ये हुआ। अगर सम होता तो क्या कर दे, ठीक है। सम के केस में क्या होता है, सीधा और एक बेसिक सा ट्रिक बताता हूँ। जैसे इधर और एक पद ले लेता हूँ, जैसे सम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 40। अब क्या है ना, इधर देखो जितने होंगे, इधर 4 पद है, तुम्हारे इधर भी 4 पद है, सेम टू सेम दोनों तरफ कर दोगे। बीच वाले जो 2 पद होंगे ना उनको जोड़ देना है, अगर सम का केस आता है, और उसका आधा कर देना है, जो आएगा वही आपका उत्तर होगा। मतलब इधर जितने होंगे उधर उतने होंगे, बीच में 2 पद आएंगे, 2 पद ही आएंगे सम के केस में, उन दोनों को जोड़ना और आधा कर देना है। तो ये भी मैंने बता दिया, लगे हाथ, ठीक है।
इस टाइप का भी आ सकता है करके। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्या बोल रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 12, 15, 21 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिस विधि से बोला जाएगा आपको उसी विधि से ही करना है, दूसरी विधि से करोगे नंबर नहीं मिलेंगे। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि, तो यहाँ लिखेंगे 12, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 1 3। ठीक है, फिर यहाँ 15 है, 3 5 15, 5 1 5, फिर यहाँ 21, 3 7 21, 7 1 7। ठीक है, तो हम 12 को लिख सकते हैं कैसे, 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 है 1 बार, फिर 3 1 बार है, 5 1 बार है, और फिर 21, 3 1 बार है और 7 1 बार है। हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो सबसे पहले देखो जो तीनों में है, ये 3 आपका तीनों में है। ठीक है, हमें निकालना है एलसीएम। तो जो तीनों में है उसकी अधिकतम घात, तो अधिकतम घात कितनी, 1 ही है, और फिर जो बच गए हैं उनको गुणे में डाल दो, 5 गुणा 7, 2 की घात 2। तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 और 5 दिया 15 गुणा 4 गुणा 7, 15 चौके 60 गुणे 7, 7 छंग 42, पीछे से 0। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 420। कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे हैं द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। ये द्विघात समीकरण है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। करते हैं मूल ज्ञात। सो देखिए मूल ज्ञात करेंगे, यहाँ पे है दिया है, गुणनखंड विधि से हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, इसको गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हो और श्रीधराचार्य के नियम से भी हल कर सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे। इसका गुणनखंड कुछ नहीं तो 1, इसकी गुणा इसके साथ होती है 1 गुणा 6। ऐसी दो संख्या लो जिसको गुणा करने पे 6 आए और घटाने पे इसका गुणज कुछ नहीं तो 1, और घटाने पे कितना है, 1 आए। तो 3 दूनी 6, 3 में से 2 को घटाओगे 1 आएगा, 3 और 2 तो घटाना है 3 में से 2x, यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा। ठीक, पहले वाले जोड़े से x उभयनिष्ठ, एक्स स्क्वायर से x बाहर निकालोगे तो ये अंदर एक ही x बचेगा, ये x बाहर आ गया तो यहाँ से 3 बचेगा, माइनस है तो माइनस लगा दिया, 2 का भागा दोनों में जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ गया तो यहाँ से x बचेगा, बाहर नेगेटिव है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ब्रैकेट है इसलिए 2 3 6। देखो ये चीज़ और ये चीज़ समान आई है, यानी कि आपने सही किया है। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ निकाला है चिन्ह के साथ उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में रखेंगे, x माइनस 2। अब क्या करना है, इसको एक बार 0 रखेंगे, यदि x प्लस 3 बराबर 0, प्लस का 3 इधर आगे माइनस का 3 हो जाएगा आंसर। अब इसको 0 रखेंगे, x माइनस 2 बराबर 0, तो माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया इस साल 12वां, तो हम नहीं करेंगे। 13वां क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल आता है। ठीक है, तो हमसे क्या बोल रहे हैं, बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को वही अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना, इस टाइप के मैंने ढेर सारे वीडियो बना रखे हैं, प्लेलिस्ट के लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप हो सके तो आप डेली का वीडियो देखना, आपकी तैयारी मस्त हो जाएगी एकदम। देखो हमारे पास एक रेखाखंड है, ठीक है, जो बिंदु में दे रखा है वो है 5,6 माइनस का 6 और माइनस 1,4। एक बिंदु है, मान लेते हैं P, वाई अक्ष बोले तो वाई अक्ष के लिए क्या होता है, x निर्देशांक 0 होता है, माना वो बिंदु P है। ठीक है, वाई अक्ष के लिए x निर्देशांक 0 होता है, और ये बिंदु इसको किस अनुपात में व्यक्त करता है, m1 अनुपात m2 में व्यक्त करते हैं, जो कि आपको निकालना है।
ठीक है। अब कैसे लिखना है एग्जाम में वो भी लिखवा दो। माना बिन पी 0,y रेखाखंड को 0,y इसलिए माना है क्योंकि y निर्देशांक के लिए बोला है, y अक्ष के लिए बोला है, तो y अक्ष के लिए x निर्देशांक 0 होता है। x के लिए बोलता तो x के लिए y वाला 0 होता। x निर्देशांक बोलने पर हम क्या करते हैं, x को 0 मानते हैं। माना रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभक्त करते हैं, ये लिखना है ऐसे। और ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र क्या होता है आपको पता ही होगा। देखो कौन सा लेना है, x लेना है, y लेना है जिसका आंकिक मान पता हो। ये x आंकिक मान x का पता है, तो x का सूत्र लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। सो देखो भाई, ये है x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। सूत्र में रखो x का मान क्या है 0, m1 पता नहीं, x2 है -k1, m2 पता नहीं और x1 है 5 बट्टे में m1 प्लस m2। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक तिरछे गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 0, यहाँ से -k m1 और ये है 5m2, -k m1 इधर के हो जाएगा +k m1 और m2 इसके साथ गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में। यहाँ 5 बचा, 5 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो। और बट्टे का मतलब ही क्या होता है, अनुपात। तो किस अनुपात व्यक्त कर रहा है, 5:1 में। ये हमें हमारा उत्तर आंसर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाइए। क्या बोल रहे हैं हमसे कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। 10वें चैप्टर का प्रश्न है एनसीईआरटी का। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। आपके पास दो वृत्त हैं, एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है, लेकिन दोनों का जो केंद्र है वो एक ही है, संकेंद्रीय, ठीक है। बड़े वृत्त की जो जीवा छोटे वृत्त को टच करते हुए जाती है और इसकी माप भी हमें निकालनी है। इस जीवा की लंबाई निकालनी है जो छोटे वृत्त को टच करती हुई जाती है। ये छोटा वृत्त की त्रिज्या हुआ और ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हुई। ये छोटे वृत्त की त्रिज्या, ये भी बड़े वृत्त की त्रिज्या हुई। छोटे वृत्त की त्रिज्या प्रश्न में कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, ये 3 है। और बड़ा वृत्त का जो त्रिज्या दे रखा है ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें ये निकालना है, इस बिंदु का नाम मैं सी दे देता हूँ। हमें जीवा ए बी ज्ञात करना है जो कि होगा ए सी प्लस सी बी। अगर आप ध्यान से देखें, जो चित्र इधर बन रहा है वही चित्र इधर बन रहा है, तो जो ए सी होगा वही आपका सी बी होगा, ठीक है, चूंकि ए सी बराबर सी बी, ठीक है। अब देखो प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 क्या कहती है, अगर आपके पास ये कोई ये स्पर्श रेखा है, वृत्त को टच करते हुए जा रही है और ये आपका क्या है, केंद्र से डाला गया एक त्रिज्या है, तो उस पर ये क्या बनाती है, लंबा बनाती है। तो आपको बस क्या लिखना है, प्रमेय 10.1 से कोण सी जो होगा वो 90 अंश का होगा। और ये जैसे ही 90 होगा तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज होने पर हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो लिख देंगे त्रिभुज ACO में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग
प्लस लंब का वर्ग। कर्ण मेरे पास क्या है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है 5। आधार क्या है मेरे पास AC। लंब क्या है मेरे पास 3। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9। संख्याओं को एक तरफ लिखोगे, प्लस का 9 इधर के माइनस का होगा, घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। AC स्क्वायर तो यहाँ से वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो आ जाएगा 4। 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। प्लस माइनस होगा लेकिन लिखें लेंगे हम प्लस का, क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती, इसलिए जो AC होगा वही CB होगा। इसलिए जीवा AB AC प्लस CB 4 प्लस 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक, अगले वाले प्रश्न पे आ जाओ। अथवा है, इसको भी हम करेंगे। तो ये प्रश्न क्या बोल रहा है, एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, करते हैं। अथवा में ये प्रश्न है, सो मैं आपको बताता हूँ। ये आपका एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है। ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये वृत्त की त्रिज्या है। कह रहे हैं प्रश्न में क्या बोला, एक बिंदु A से, ठीक है, केंद्र से जो दूरी है वो हमें दे रखी है 5, ठीक है। और स्पर्श रेखा की जो लंबाई है, ये स्पर्श रेखा हुआ, इसकी लंबाई दे रखी है 4। तो त्रिज्या, इसका नाम दे देते हैं P। तो त्रिज्या मान लेते त्रिज्या R है, ये हमें निकालना है, इस भुजा के मान को निकालना है। आप जानते हैं त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का। तो वही लिखना होगा, प्रमेय 10.1 से क्या हो जाएगा, प्रमेय 10.1 से कि जो कोण P है वो हो जाएगा 90 अंश का। अतः त्रिभुज OPA में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। दोबारा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो कर्ण हमारे पास क्या है 5, आधार मेरे पास है 4 और लंब मेरे पास है 8, जो कि आपको ज्ञात करनी है। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, तो प्लस के 16 इधर के माइनस का हो गया, घटाएंगे तो 9। स्क्वायर हटाने के लिए क्या लग जाता है, अंडर रूट। 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। तो त्रिज्या कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा आराम से। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते 15वें नंबर पर, छठे चैप्टर का क्वेश्चन है त्रिभुज का। क्या बोल रहे हैं, आकृति में PQ और ये जो PQ है और ये जो RS है वो समानांतर है। तो समानांतर है तो ये तिर्यक रेखा का काम करेगा और ये भी तिर्यक रेखा का काम करेगा। और तिर्यक रेखा जब होती है ना, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। छोटी कक्षा 6 में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। और जब ऐसे त्रिभुज में कटता है तो शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। आपको क्या करना है, POQ एंड SOR इन दोनों त्रिभुज को क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। देखिए तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज POQ तथा त्रिभुज SOR में, ठीक है। त्रिभुज को समरूप दिखाने के लिए 3 प्रमेय है, SAS, SSS, एंगल। तीनों में से कोई लगा सकते हो। अब वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो यहाँ जो चीज़ दे रखा है वो एंगल पे बात बन रही है। तो यहाँ से देखो भाई, एंगल P जो है एंगल S के बराबर है और उसके साथ साथ इधर एंगल जो Q है उधर R के बराबर है। क्यों?
क्योंकि ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण है क्योंकि पी क्यू समानांतर है आर एस के, इस वजह से। अब जब दो कोण बराबर हो जाते हैं ना, जब दो त्रिभुज में संगत दो कोण बराबर, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है, तीसरा दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ लिख दोगे अतः एंगल क्राइटेरिया से ये जो त्रिभुज पी ओ क्यू है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज एस ओ आर के। ठीक है भाई, यही हमें प्रूव करना था। ये सारे क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आंसर हैंस प्रूव्ड, इतना आसान था। ठीक है जी, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले वाले प्रश्न में आ जाते हैं। क्या बोल रहा है हमसे, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से यादृच्छिक मतलब बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, हमसे क्या बोला है, हमारे पास एक थैला है, ये हमारे पास थैला है। हमारे थैले में ना क्या बोला, 3 लाल गेंदें और 5 काली गेंदें, ये हमारा थैला है। तो हमें दिया क्या है लिख लेते हैं, लाल गेंद, लाल गेंद 3, काली गेंद कितनी है 5, ये हमें दे रखा है। ठीक है जी, हमें क्या निकालना है, लाल गेंद आने की प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार तो मेरे पास कुल गेंद कितनी है, 3 और 5 को जोड़ दो तो कुल गेंद मेरे पास 8 है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। यही होता है सूत्र। तो संभव परिणाम हमारे पास कितने, लाल के लिए पूछा, लाल गेंद कितना है 3 और कुल गेंद कितनी है 8, तो उत्तर आ जाएगा 3/8। इतना आसान प्रश्न था। ठीक है जी, ये भी हो गया, आराम से हो गया। चलिए, अथवा बात दे रखा है, ये भी करते हैं। ठीक है, और ये जो 17 प्रश्न है ना, 17वां नंबर पर, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसे हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपके सिलेबस से क्या किया गया है, हटा दिया गया है। चलिए, अथवा वाला करेंगे। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। लाल रंग के बादशाह को प्राप्त करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखो, हर साल आता है ये प्रश्न, हर साल। देखो, गड्डी ताश आपने खेला होगा, एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, इसकी 2 कैटेगरी होती है। इसकी कितनी कैटेगरी होती है, 2 कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है लाल की और एक कैटेगरी होती है काले की। ठीक है, लाल में होते 26 पत्ते और काले में होते हैं 26 पत्ते। ठीक है, इनकी भी 2 कैटेगरी होती है अलग, अब 13-13 की पत्तों की, और इसकी भी 2 कैटेगरी होती है 13-13 पत्तों की। तो टोटल कैटेगरी होती है 4, इसमें 13 पत्ते, इसमें 13 पत्ते, इसमें 13 पत्ते, इसमें 13 पत्ते। ठीक है, तो ये हमारा लाल हुआ, लाल पत्ते 26 होते हैं, काले पत्ते भी 26 होते हैं। ओके, हमसे प्रश्न में ये पूछा गया है, लाल रंग के बादशाह, देखो इसके पास एक बादशाह होगा, इसके पास एक बादशाह, इसके पास एक बादशाह और इसके पास एक बादशाह। लाल रंग का बादशाह कितना होगा पहले ये बताओ। इसके पास एक, इसके पास एक, तो लाल रंग का बादशाह होगा 2, काले रंग का बादशाह होगा 2। टोटल पूछता तो 4 होता है, इसके पास 2, इसके पास 2, टोटल 4। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है लाल रंग के बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगी। प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता। ठीक है, सूत्र क्या हो जाएगा? संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितना है? 2। कुल परिणाम कितना है? 52। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। तो आंसर आ जाएगा 1/26। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया है। ये पार्ट 1 था। ठीक है, इस मॉडल पेपर का पार्ट 1 था। बाकी पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 18 से हम कल की वीडियो में देखने को मिलेगा। हो सकेगा तो कराने के बाद लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आपको मिल जाएंगे। अभी ये 6 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, ये सारे बड़े बड़े प्रश्न हम कल करेंगे। ठीक है, और अगर आपको ऐसी वीडियो डेली चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं होगा। एनसीईआरटी पूरी पढ़ा रखी है, उदाहरण पूरे पढ़ा रखे हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ा रखा है, मॉडल पेपर करा रखा है, सिंपल पेपर करा रखा है, सब कुछ करा रखा है। एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।